नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस, मैं हूं अजीत। फ्रांस की मैगजीन पर हुए आतंकी हमले ने यूरोपीय देशों में आतंक के बड़े खतरे को पुख्ता कर दिया है। अभी तक मध्य एशिया, अफ्रीका और एशियाई देशों में तबाही मचाने वाले चरमपंथ की अब यूरोपीय देशों में भी दस्तक। ये बता रही है कि आने वाले दिनों में किस तरह आतंकवाद का दायरा उन देशों को भी शिकंजे में लेने वाला है जो प्रगतिवादी माने जाते हैं। अब सवाल यह है कि अपने मूल्यों के लिए पहचाने जाने वाले यूरोप में अब धार्मिक, वैचारिक और सामाजिक स्वतंत्रता का क्या होगा? क्या ये घटनाएं यूरोप के मूल स्वरूप पर आघात नहीं कर रही हैं? क्या सहमा हुआ यूरोप अपने मूल विचारों और मूल्यों को बदलने की ओर बढ़ेगा? आज बड़ी बहस में चर्चा इसी मुद्दे पर है। क्या यूरोपीय देशों के मूल्य और उनकी नैतिक विचारधारा ही उनके लिए खतरा बन गई है, या फिर नीतिगत और सामाजिक स्तर पर वहां अलग अलग विचारधाराओं का दोहरापन इन्हें भारी पड़ रहा है? क्या पेरिस में हुए आतंकी हमले के बाद यूरोप बदलने वाला है? नवंबर 2003 इस्तांबुल, मार्च 2004 मैड्रिड, जुलाई 2005 लंदन, सितंबर 2005 डेनमार्क, नवंबर 2001 पेरिस, मई और सितंबर 2014 ब्रुसेल्स और जनवरी 2015 पेरिस। प्रगतिवादी कहे जाने वाले यूरोपीय देशों में बीते एक दशक में हुए आतंकी हमलों की यह फेहरिस्त बता रही है कि यूरोप के लिए आतंकवाद किस कदर बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। बीते कुछ सालों में आतंकी संगठनों में बढ़ी यूरोपीय नागरिकों की भागीदारी भी इस खतरे की आहट दे रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण केन्या के शॉपिंग मॉल में हुआ आतंकी हमला है, जिसमें ज्यादातर आतंकी यूरोपीय नागरिक थे। अब सवाल ये कि क्या यूरोपीय देश इस खतरे से अनजान है या फिर इस खतरे को रोक पाने में नाकाम है? रेडियो रूस की एक रिपोर्ट बताती है कि फ्रांस और बेल्जियम से युवाओं को बड़े पैमाने पर जिहाद के नाम पर भर्ती किया जा रहा है। बोस्निया और हर्जेगोविना में तो जिहादियों के प्रशिक्षण कैंप होने तक की खबरें सामने आई हैं। खासकर अफगानिस्तान में अमेरिकी मुहिम के बाद इनकी संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। यूरोपीय देशों में तेजी से पैर पसार रहे आतंकवाद को लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का आरोप है कि यूरोपीय देशों में प्रगतिवादी व्यवस्था ने जहां दूसरे देशों के प्रवासियों के लिए इन देशों में बसने के रास्ते आसान किए हैं, तो वहीं स्थानीय समाज के जरिए इनसे होने वाले भेदभाव ने उनके भीतर नाराजगी भी पैदा की है। इसी विरोधाभास का फायदा आतंकी संगठन उठा रहे हैं। बात सिर्फ फ्रांस की करें तो फ्रांस ने अपने उपनिवेश रहे उत्तर पश्चिमी अफ्रीकी देशों के लोगों को अपने यहां बसने का मौका दिया है, जिसके चलते फ्रांस में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। फिलहाल फ्रांस में हर 10 में से 2 लोग मुस्लिम हैं। एक अनुमान के मुताबिक 1990 में यूरोप में 2 करोड़ 96 लाख मुस्लिम थे, जबकि साल 2010 में यह संख्या 4 करोड़ 41 लाख हो गई। इनमें से ज्यादातर संख्या पूर्वी यूरोपीय देशों में है, लेकिन आने वाले वक्त में यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे देशों में यह संख्या फैल जाएगी। दरअसल इन आंकड़ों को ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूरोपीय चरमपंथ से जोड़ते हैं। उनके मुताबिक एक और बढ़ती जनसंख्या ने जहां सामाजिक समीकरण बदले हैं, तो वहीं समुदाय के प्रति होने वाले भेदभाव ने इनके भीतर आक्रोश पैदा किया है। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी ने साल 2012 में पेश की अपनी रिपोर्ट के जरिए आरोप लगाया था कि यूरोपीय देशों में अल्पसंख्यकों के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव किया जाता है। पारंपरिक ड्रेस में रहना उनके लिए शिक्षा से लेकर रोजगार के अवसर तक कम करता है। रिपोर्ट में बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड और स्पेन में हिजाब पहनने पर रोक और 2009 में मीनारों पर लगी रोक को इसी भेदभाव से जोड़कर देखा गया है। ये वो वजह हैं जिनसे चरमपंथ को बढ़ावा मिलने से जोड़कर देखा जाता है। जानकार मानते हैं कि यूरोपीय देशों में बढ़ते चरमपंथ के पीछे न केवल ये भेदभाव जिम्मेदार है, बल्कि अल्पसंख्यकों को लेकर सरकारी नीतियां भी समुदाय में आक्रोश पैदा कर रही हैं, जिसका फायदा ISIS और अलकायदा जैसे संगठन उठा रहे हैं। जाहिर है अगर वाकई इसमें थोड़ी सी हकीकत है तो यह गंभीर मसला है, जिस पर अगर यूरोपीय देशों ने तुरंत कदम नहीं उठाए तो आतंक का अगला कुरुक्षेत्र यूरोप ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बड़ी बहस में हिस्सा ले रहे हैं हमारे साथ 3 खास मेहमान। नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ हैं विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर जाकिर हुसैन, और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं फिरोज बख्त अहमद साहब, और लखनऊ से मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में।
जाकिर साहब, क्या यूरोपीय देशों का उदार चरित्र ही उनके लिए खतरा बनता जा रहा है, ये कह सकते हैं? कुछ हद तक तो ये बातें सामने आई हैं जिस हिसाब से उनका उदार चरित्र रहा है, और साथ ही साथ एक चीज और भी देखने पे आई है कि वहां पे जो माइग्रेशन हुआ है जी, वो शायद उस सिस्टम से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इधर हाल के 30 सालों में अगर हम देखते हैं माइग्रेशन का ग्राफ, जो कि बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक तरीके से उनकी एक पोजीशन आई है समाज में। जैसे कि फ्रांस में जहां पर अभी ये घटना हुई है जी, उसमें 8% मुस्लिम है। सबसे ज्यादा यूरोप में अगर कहीं है मुस्लिम तो फ्रांस में है जी। 6%, 5%, 4% ये यूरोपियन के स्टेट्स में जहां पे मुस्लिम है इस तरीके से है, और यूके यूनाइटेड स्टेट्स में 2% है। लेकिन जिस हिसाब से इन चीजों को दिखाया जा रहा है और इसकी वजह से जो चीजें डेवलप हो रही हैं वो उनके प्रपोर्शन से ज्यादा आ रहा है। अभी जो ये घटना हुई है ये मतलब सोचा भी नहीं जा सकता था कि इस तरीके से 3 आदमी जो जाएंगे और अटैक करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमको ये लग रहा है कि 2 चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। एक तो ये कि जो पॉपुलेशन वहां गई है उसकी क्या जरूरतें हैं, उसका तालमेल, प्लस जो उनकी उदार सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसमें कैसे तालमेल बैठाना है, और साथ ही साथ स्टेट को एक सॉफ्ट स्टेट की तरह नहीं कन्वर्ट होने देना है। अगर वो सॉफ्ट स्टेट होते हैं तो ये चीजों का बढ़ावा मिलेगा, तो उनको सॉफ्ट स्टेट भी नहीं बन रहा है। तो ये 3 चीजों की चुनौतियों को ये यूरोप किस तरीके से करेगा ये देखने वाली बात है। और साथ ही साथ अगर हम देखें इसको मिडिल ईस्ट से जोड़ के देखते हैं जी, तो कहीं ना कहीं यूरोप की पॉलिसी जो मिडिल ईस्ट में रही है वो भी उसमें कुछ न कुछ उत्तरदायी है जी। अभी हाल में जो है जर्मन का एक जर्नलिस्ट जो है 10 दिन जो है आईएस के साथ रहा, और लौट के उसने आके बहुत ही ऐसी बातें बताई जिससे सोचने में मजबूर हो रहा। उसने ये कहा कि आईएस उस लेवल पे पहुंच गया है कि कल यूरोप को उसके साथ बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी जी। वो उसकी जड़ें इतनी डीप हो गई हैं। और भी इंटरव्यूज आए हैं, जैसे वहां पर कहा जा रहा है 12,000 जो है फॉरेन फाइटर्स हैं, जिसमें 3 से 4,000 जो है यूरोपियन कंट्रीज, जी, जिसमें सबसे ज्यादा जो है ये भी भारी चिंता की बात है। आप जो कह रहे हैं, जिस तरीके से आप विश्लेषित कर रहे हैं, उसके अगर दूसरे पहलू को देखें, और इस पर हम कमेंट लेना चाहेंगे मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास साहब का। अब्बास साहब, जो कहा जाकिर हुसैन जी ने कि यूरोपीय देशों का उदार चरित्र उनके लिए खतरा बनता जा रहा है, लेकिन और भी चीजें हैं, और भी चीजों को अगर मैं ऐड करूं तो क्या यूरोपीय देशों में जो नीतिगत, यहां उदार चरित्र जो कहने का मेरा आशय था, मतलब था, वो था सरकार की नीतिगत जो घोषणाएं हैं या जो नीतियां हैं वो उदार हैं, लेकिन सामाजिक आधार जो है वहां पर, जिसकी तरफ इशारा किया अभी जाकिर साहब ने, वहां जो सामाजिक आधार है उस आधार पर अलग अलग रवैया, ये कहीं आतंकवाद को शय दे रहा है वहां? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसा है, ये बहुत सोचने की बात है और इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है कि जो यूरोपियन ममालिक हैं उनमें इस तरीके से जो मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये सब उसी का नतीजा है। इससे आतंकवाद बढ़ रहा है। अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो सबसे पहले मुसलमानों के साथ ऐसा रवैया लाना पड़ेगा जिससे ये कट्टरपंथी तंजीमें जो हैं, शिद्दत पसंद तंजीमें जो हैं, ये मुसलमानों के जहन को गुमराह न कर सकें। आज जो है मसलन फ्रांसी की बात ले लीजिए, वहां बुरखे पे पाबंदी लगा दी गई है। अब जो वहां धार्मिक लोग हैं उनके दिलों के अंदर एक ऐसी घुटन होगी कि हम इस मुल्क के अंदर बुरखा नहीं ओढ़ सकते हमारी औरतें जी, तो उसके जरिए से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि भाई यहाँ ऐसा करो और हमारी हुकूमत बन जाएगी। आईएस जो है वो यही तो कह रहा है कि हम पूरे वर्ल्ड में कहाँ जाकर हुकूमत करेंगे, जो उसने नक्शा इंटरनेट पे डाला है जी। तो इस वक्त बहुत एक गंभीर विषय है, चिंता का विषय है, जिसपे हमें गौर करना चाहिए। इस तरीके से अगर हम मुसलमानों के प्रति अपने रवैये को सही नहीं करेंगे तो ये चीजें बढ़ सकती हैं जी। फिरोज साहब, ये भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर अब सरकारें इस दिशा में जा रही हैं, जिस दिशा में वहां जो कट्टरपंथी लोग थे, वो जो विचारधारा थी, सोच थी, उसको कम करने के लिए कुछ प्लान चलाए जाएं। जो उनके अपने लोग थे, मूल निवासी थे, वहां पर वो जो विचारधारा है उसे कुछ कम करने के लिए कुछ खास तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये कितने मुफीद हो सकते हैं इसमें? अजीत साहब, देखिए, मैंने बहुत ध्यान से बातें सुनी जाकिर साहब की, और हमारे जो मेहमान हैं लखनऊ से धर्मगुरु, उनकी भी मैंने बातें सुनी जी। और जो मैंने उसका लुबाब निकाला, वो इन्फरेंस ये निकाला कि वहां पर
ठीक है, फ्रांस बहुत ही एक सेकुलर देश है, वहां पे 70 लाख मुसलमान आज भी रह रहा है और वहां सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अतिवाद भी उनके साथ हो रहा है। जैसे बुर्का नहीं पहन सकते, सिखों के साथ यह है कि पगड़ी नहीं पहन सकते और गैर मुस्लिम जो खवातीन हैं वो बिंदी वगैरह नहीं लगाती, ये चीजें भी वहां चल पड़ी हैं। इसकी वजह से बड़ी आपत्ति हो रही है। ये सारी बातें अपनी जगह हैं और इससे मैं समझता हूं कहीं ना कहीं उलझन होती है, परेशानी होती है, लेकिन इसके बदले में ये कहना कि आतंकवाद इसलिए फैल रहा है, मैं समझता हूं कहीं से कहीं तक एक्सेप्टेबल नहीं है। ये ठीक है, बुर्का रोका, पगड़ी नहीं पहनने दी, बिंदी नहीं लगाने दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बंदूक लेकर किसी को खत्म कर दे। इसका तरीका यह है कि आप लीगल फाइट लड़िए, आप अपने हकूक की लड़ाई लड़िए हर जगह। हिंदुस्तान में जिस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है और देशों में लड़ाई लड़ी जाती है, कानून के जरिए मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तरीका वही है। और आतंकवाद किसी भी तरीके से कहीं भी किसी भी रूप के अंदर उसको एक्सेप्टेंस नहीं कहीं भी दिया जा सकता सभ्य समाज में। हाँ, और आपने एक तरफ और इशारा किया, क्या कुछ तंजीमें, कुछ एसोसिएशंस इन वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ इस बारे में सोच रही हैं? बिल्कुल आप सही फरमाया आपने, सोच रही हैं। वो इसकी जड़ों तक पहुंचना चाह रहे हैं कि आखिर क्या बात है। पढ़े लिखे लोग भी हैं, इंजीनियर हैं, अच्छे खासे हैं, जर्नलिस्ट हैं, हजारों लोगों ने यूरोप से ज्वाइन किया ISIS को, और कुछ अनपढ़ भी लोग हैं। आखिर क्या वजह है कि बंदूक उठा लेते हैं? क्या इनके हकूक का हनन किया जा रहा है, इनको उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे? देखिए, अल्जीरियंस जो वहां पे हैं, क्या नाम, फ्रांस में, उनको वोटिंग राइट्स नहीं है, लेकिन बावजूद इन तमाम बातों के मैं नहीं समझता कि किसी को इस बात का हक है पहुंचता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने भी कभी भी इस बात की इजाजत नहीं दी कि अगर आपको कोई बात बुरी लगे या मेरे बारे में कुछ गलत कहा जाए या कुछ किया जाए, कार्टून बनाए जाए, तो आप जाके वहां पर जो है गोलियां दाग दो। हुजूर की पॉलिसी, प्रॉफिट की पॉलिसी, पीस बी अपॉन हिम, बिल्कुल नहीं थी, इस्लाम की पॉलिसी नहीं है। हम लोग इस्लाम को जो लोग इस तरह से कर रहे हैं, इस्लाम की गलत सूरत पेश कर रहे हैं और कुरान और इस्लाम सबको अंडर स्कैनर डाल रहे हैं। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं हम सब लोगों को ये सोचना होगा, और उधर यूरोपियन कंट्रीज के जो रूलर्स हैं उनको भी सोचना पड़ेगा, जड़ों में जाना पड़ेगा। आखिर क्या ऐसे उनके हुकूक जो है उनका हनन हो रहा है कि ये लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन टेररिज्म, किसी की जान लेना किसी भी हालत में एक्सेप्टेड नहीं हो सकता। बिल्कुल, चूंकि तह तक जाना है और इसीलिए जाना है क्योंकि इसके रूट को खत्म किया जा सके, और इसीलिए इस चर्चा में तरह तरह की बातें आएंगी। सैफ अब्बास साहब, आप कितने सहमत दिखाई देते हैं अभी फिरोज साहब ने जो कहा? नहीं, फिरोज साहब ने एक बात जो कही उसका पहले मैं जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि जो बातें सुनी हैं कि ये टेररिज्म, इसकी बात नहीं, आम नागरिक, आम मुसलमान इस बात की तरफ नहीं मुतवज्जे कि वो हथियार उठाए। मैंने एक बात ये कही कि जो लोग फिरका परस्त हैं, जो लोग कट्टरपंथी तंजीमें हैं, वो इन विचारों का इस्तेमाल कर लेती हैं, इनको बहका के। उसी का नतीजा ये है कि जर्मन का इंजीनियर और कनाडा का इंजीनियर इराक में और सीरिया में लड़ रहा है। लिहाजा हमें ऐसा मौका फराहम नहीं करना चाहिए। और जहां तक हुजूर की बात की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की, बिल्कुल सही बात है। इस्लाम अमन का दीन है। रसूल इस्लाम ने तालीम जो दी है वो अमन की तालीम दी है। इस्लाम में कहीं भी खून खराबा नहीं है। इस्लाम में जानें दी गई हैं, अपनी जान बचाई गई है, तब तलवार को निकाला गया है। कभी किसी की जान लेने के लिए तलवार को नहीं उठाया गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने मौजूद है, करबला का वाकया, कि जहां किस अंदाज से जो रसूल के नाती। जाकिर साहब, व्हाइट कॉलर टेररिज्म की जो बात हो रही थी, जो अभी अब्बास साहब भी कह रहे थे कि कनाडा का इंजीनियर, वहां का डॉक्टर, और ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन सबको आप किस एस्पेक्ट में देखते हैं पूरी दुनिया में, और आने वाले समय में भारत इससे किस तरीके से अब प्रभावित तो हो ही रहा है बहुत कुछ, लेकिन आगे इसका आप भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, एक 21वीं सदी में हम एक नए तरीके का टेररिज्म देख रहे हैं, और उसमें नए तरीके के प्लेयर्स आ रहे हैं सामने, जो कि पढ़े लिखे, बिल्कुल कॉन्शियस और इंटरनेट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, कहीं न कहीं उनकी मानसिक विकृत का शिकार है वो। अगर उनको देखा जाए तो ज्यादा चीजें उनको मुहैया है, बस वो क्या चाहते हैं वो खुद मेरे ख्याल से नहीं समझ पाते हैं कि जो चीजें
जितनी एजुकेशन उन्होंने लिया, जो आगे बढ़े, उसके बाद वो डिस्ट्रक्टिव पाथ पे एक मतलब विनाशकारी पाथ पे चले जाते हैं, मार्ग पे जाते हैं और फिर दूसरे के लिए भी विनाश पैदा करते हैं। पूरी दुनिया में किस तरह से फैल रहा है? बड़ी तेजी से फैल रहा है और इसके पीछे टेक्नोलॉजी का बहुत मिसयूज हो रहा है। इंटरनेट पे जो है सारी चीजें आप देख रहे हैं, फ्लो हो रहा है, उसको रीड करके और ब्रेन वॉश करके। और एक चीज मैं और बता दूं कि टेररिज्म जो है धर्म को जो है मिसयूज कर रहा है, न कि धर्म का सहारा लेके बढ़ रहा, बल्कि धर्म का मिसयूज कर रहा है। ब्रेन वॉश। जाकिर साहब, क्या यूरोप को बदलना होगा इन सब को लेकर, जो चर्चाएं हमने की हैं? कहीं न कहीं हम ये देख रहे हैं कि जो माइग्रेशन हुआ है, जो सेकंड जनरेशन हुई है, एशिया के लोग गए हैं, वही वहां पे फिट नहीं हो पा रहे हैं। अब यूरोप को सोचना पड़ेगा कि एशियंस को रोक देना है या उनके लिए कुछ ऐसी चीजें मुहैया करनी है जिसके लिए उनकी लाइफ जो है, उनके लिए वो डिमांड कर रहे हैं। जैसे वो रिलीजियस रिचुअल्स को फॉलो करना चाहते हैं, पर्दा का काम है, पगड़ी का काम है, बिंदी का काम है, कैसे उसको एडजस्ट करना है, यूरोप को कहीं ना कहीं इसको समझना पड़ेगा। बिल्कुल जी। साहब अब्बास हमारे साथ हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। मौलाना साहब, आपको क्या लगता है इसका अंजाम क्या होगा और इसे किस तरह से सप्रेस किया जाए, किस तरीके से इससे डील किया जाए? देखिए, ऐसा है कि इसके लिए सबसे पहले एक चीज मैं आपसे एक बात बताऊं कि सारे मुल्क, दुनिया के कितने मुल्क हैं जो इससे परेशान हैं, दहशतगर्दी से, और बहुत से मुल्कों में इस तरीके के अटैक हो रहे हैं और परेशान हैं। और बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, जैसे आपके फ्रांस है, ब्रिटेन है और अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया, और सब लगे हुए हैं जी। उसके बाद एक चीज सोचने की ये है कि ये कंट्रियां, इतने बड़े बड़े मुल्क मिलके दहशतगर्दी को खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अभी चाहे अफगानिस्तान का मामला हो या इराक का मामला हो या पाकिस्तान, और ये जितनी चीजें सब समझ में आ रही हैं, इसमें एक चीज ये भी देखना पड़ेगी कि ऐसा तो नहीं है इसमें कुछ अपनी सियासी मफाद के लिए हुकूमतों का भी इन्वॉल्वमेंट है जी, उसकी वजह से दहशतगर्दी को बढ़ावा। वरना आप गौर करिए कि ऐसे हथियार, ऑटोमेटिक वेपन्स जो हैं, ये सब आ जाते हैं, इतने बड़े बड़े काम अंजाम दे दिए जाते हैं, जो मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो सब फेल हो जाती हैं। इसका रीजन एक तलाश किया जाए कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। जब तक ये ममालिक मिलके अगर चाह लें तो यकीनी तौर के ऊपर दुनिया में किसी जमीन के ऊपर कोई टेररिस्ट अटैक नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि जो अपने फायदे में भी इस्तेमाल करती हैं और कभी कभी वो उसका उनको रिएक्शन भी हो जाता है, उनको इसका नुकसान भी भुगतना पड़ता है। तो एक ये चीज हमारे लिए गौर करने की है। और दूसरी बात जो आपने कही कि इससे निपटा कैसे जाए, मैं ये समझता हूं कि किसी भी मुसलमान को, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, फिर उसका गलत मतलब ना निकाला जाए। देखिए, ऐसा होता है कि किसी का अगर कोई हक छीन लिया जाता है तो जब वो परेशान होता है तो उसको कोई भी निकल के अगर कोई उल्टा रास्ता भी बता देता है तो वो उसके ऊपर चलने के लिए तैयार हो जाता है। हमारा फोकस चूंकि यूरोपीय देश थे, इसलिए इसमें ये मुफीद बैठता है, ये बात बैठती है यहाँ पर, सही जो आप कह रहे हैं सैफ साहब। लेकिन इसको अगर दूसरे नजरिए से देखें, दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो फिरोज साहब, आपको क्या लगता है कि भारत, हिंदुस्तान इसके लिए एक बेहतर उदाहरण हो सकता है पूरी दुनिया के लिए, जैसे यहाँ पर भाईचारे के साथ लोग रहते हैं? फिरोज बख्त अहमद साहब जी। देखिए, ऐसा है कि सैफ साहब ने ये बात सही कही कि भाई जो यंग लोग हैं वो सेटल नहीं हो पा रहे हैं। और इससे पहले कि हिंदुस्तान का मैं उदाहरण लूं, मैं ये सोचता हूं कि एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। लंदन में एक वर्कशॉप हुई थी जिसमें पर्दे वगैरह इन सब चीजों का एक डिस्कशन हुआ था। उसमें एक अजीब चीज देखने में ये आई कि जो 50, 60, 70 साल तक के जो वयस्क लोग थे, मुसलमान लोग थे उसमें मौजूद, उन्होंने कहा नहीं, पर्दे वर्दे की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बच्चों को आगे आना चाहिए, बच्चियां अपने सब घुले मिले ही है। लेकिन जो नौजवान तबका था, जो यंग लोग थे, वो बड़े मतलब बहुत ही ज्यादा फंडामेंटलिस्ट है, उन्हें जी पर्दा भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, हिजाब होना चाहिए, सारा। तो कहीं ना कहीं जो यंग जनरेशन है सेटल नहीं हो पा रही है। अब मैं आता हूं हिंदुस्तान की तरफ। हिंदुस्तान में देखिए, ऊपर वाले का बड़ा शुक्र है कि जहां तक मुस्लिम कौम है, मैं समझता हूं कि 95% जो मुसलमान हैं यहाँ पर बड़े पीसफुली रह रहे हैं। और पिछले जो प्रधानमंत्री थे, चाहे वो मनमोहन सिंह हो और हमारे प्रेजेंट प्रधानमंत्री हो मोदी जी, उन्होंने एक तरह से बिल्कुल क्लीन चिट दे रखी है। और ये यहाँ तक भी कहा गया कि बाहर जो लड़ाई हो रही है, कि टेररिज्म हो रहा है, उसमें हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं गए। लेकिन पिछले दिनों कहीं ना कहीं कुछ एग्जाम्पल ऐसे मिले जिसमें 2-1 नौजवान ISIS में भी गए। तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी हमारे मुल्क में बज चुकी है। हमें इसको लाइटली
नहीं लेना चाहिए और हमें सतर्क रहना चाहिए और हर लेवल पे हमें कोशिश ये करनी चाहिए अजीत जी कि कोई ऐसी बात ना हो कि जिसकी वजह से नौजवान जो है गलत संदेश जाए, क्योंकि अभी तक दुनिया में बेहतर संदेश गया है। भारत में जिस तरीके से लोग रह रहे हैं एक साथ, उसका एक बेहतर संदेश जरूर है। यहां पर जो आतंकवाद है उसकी वजह, उसके कारण कुछ दूसरी है, वजह उसकी कुछ दूसरी है, लेकिन भाईचारे का संदेश जरूर भारत दूसरे देशों तक पहुंचाने में कामयाब रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिरोज बख्त अहमद साहब और मौलाना धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े सैफ अब्बास साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी बहस में आज फिलहाल इतना ही।